ग्रीक लोग मानते हैं कि उनके 12 गॉड्स हैं, जिसमें से ये 3 सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड्स की स्टोरी है। उन सब गॉड्स में से एक का नाम जूस है, जो कि किंग ऑफ गॉड्स है, यानी वो गॉड्स का किंग है और किंग होने के साथ साथ वो स्काई और स्टॉर्म का भी गॉड है। जबकि दूसरी तरफ पोसाइडन सी और अर्थ का गॉड है और तीसरा ताकतवर गॉड पोसाइडन का भाई है, जो अंडरवर्ल्ड यानी हेल और डेथ का गॉड है। यहाँ हमें पता चलता है कि जूस ने सब गॉड्स के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें कोई भी गॉड दूसरे गॉड की पावर नहीं लेगा और ना ही लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जूस की कुछ पावर्स चोरी हो गई हैं, जिसकी वजह से वो जब भी दुनिया में तूफान भेजता है तो उसमें लाइटनिंग नहीं होती, यानी उसमें बिजली नहीं चमकती। और उसे शक है कि पोसाइडन का बेटा पर्सी, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसी ने जूस की ये पावर चोरी की है। लेकिन पोसाइडन जूस को समझा रहा था कि अभी पर्सी अपने बारे में ये नहीं जानता कि वो एक डेमी गॉड है, यानी एक गॉड का बेटा है। वो उससे कहता है कि जब वो अपने बारे में ही नहीं जानता तो वो कोई चोरी कैसे कर सकता है। लेकिन जूस पोसाइडन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर 14 दिन के अंदर मुझे मेरा लाइटनिंग बोल्ट वापस ना मिला तो माउंट ओलंपस पर, जहाँ पर गॉड्स रहते हैं, वहाँ पर एक वॉर होगी। और अब यहीं से सीन पर्सी पर शिफ्ट होते हैं, जो कि अर्थ पर रहता था। इस वक्त हमें वो पानी के नीचे दिखाया जा रहा है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो काफी देर तक पानी में अपने सांस को रोक सकता है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि पर्सी किसी बीमारी की वजह से इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। अब हम पर्सी को एक ग्रीक म्यूजियम में देखते हैं, जहां उसे स्कूल की तरफ से लाया गया था और वो ग्रीक ना जानने के बावजूद भी अपने प्रोफेसर के कहने पर बहुत आसानी से वहां पर ग्रीक पढ़ लेता है। और ये देखकर पर्सी की दूसरी टीचर काफी हैरान हुई थी और वो उसे अपने पीछे पीछे आने को कहती हैं, जहां पर वो उसे खाली रूम में ले आई थी। वहां जाने पर पर्सी बहुत ज्यादा हैरान था ये देखकर कि उसकी टीचर एक ऊंची जगह पर खड़ी हुई थी और अचानक वो एक अजीब क्रिएचर में चेंज होते हुए पर्सी पर अटैक कर देती हैं। वो पर्सी को मारते हुए उससे पूछ रही थी कि बताओ बोल्ट कहाँ है, जबकि पर्सी उस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और हमें पता चलता है कि इस क्रिएचर को जूस ने भेजा है, जिसका लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो गया है। और अब जब वो क्रिएचर पर्सी को मार रही थी तो यहाँ पर पर्सी का फ्रेंड आता है, जो कि गॉड्स की तरफ से पर्सी का गार्ड था। पर्सी के उस गार्ड के साथ यहाँ पर प्रोफेसर भी आए थे और वो उससे पूछते हैं कि ये क्रिएचर तुम्हें क्या कह रही थी। और पर्सी उनको बताता है कि वो किसी बोल्ट के बारे में पूछ रही थी। और यहाँ प्रोफेसर जान गए थे कि अब पर्सी की सच्चाई लोगों के सामने आ गई है कि असल में वो डेमी गॉड है, यानी वो एक गॉड का बेटा है। प्रोफेसर पर्सी के गार्ड से कहता है कि तुम पर्सी और पर्सी की मॉम को लेकर उस आइलैंड चले जाओ जो डेमी गॉड्स के लिए है। और अब वो गार्ड ऐसा ही करता है और रास्ते में हम देखते हैं कि पर्सी की मॉम कार ड्राइव कर रही थी, जबकि उनकी कार के सामने एक क्रिएचर आने की वजह से उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार उलट जाती है, जिसमें से अब उनका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। और तब पर्सी का गार्ड अपनी निचली बॉडी को एक एनिमल की बॉडी में चेंज करते हुए अपने फुट से कार की विंडोज तोड़कर वो लोग बाहर निकलते हैं। और अब वो लोग भागकर उस कैंप में आ जाते हैं, जो कि डेमी गॉड्स के लिए बनाया गया था। वहाँ आने पर पर्सी और उसका गार्ड तो इसीलिए उसके अंदर चले गए थे, लेकिन पर्सी की मॉम, जो कि एक इंसान थी, उनको उस कैंप के बाहर एक इनविजिबल शील्ड ने आने से रोक दिया था। पर्सी की मॉम उसके अंदर तो नहीं आ सकी थी, लेकिन बाहर से एक मॉन्स्टर ने उनको पकड़ लिया था। और अब अपनी मॉम को बचाने के लिए पर्सी और उसका गार्ड लड़ने का डिसाइड करते हैं। और अब पर्सी अपने प्रोफेसर का दिया हुआ एक पेन निकालता है, जिसको क्लिक करने पर वो स्वॉर्ड में चेंज हो गया था। लेकिन उसी दौरान उस मॉन्स्टर ने पर्सी की मॉम को जलाकर राख कर दिया था, जिसे देखकर पर्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से उस पर वार करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा था और वो एक ही वार में पर्सी को दूर फेंक देता है और खुद दोबारा उस पर अटैक करने के लिए टक्कर मारने वाले अंदाज में उसके करीब आता है। लेकिन पर्सी जल्दी से नीचे हो जाता है, जबकि ड्रैगन का एक हॉर्न ट्री के अंदर फंसकर टूट गया था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पर्सी उसी ड्रैगन का हॉर्न निकाल कर ही उसे मार देता है। और ये सब करने के बाद पर्सी अब बेहोश हो चुका था और पर्सी की आंख खुलने पर वो अपने आप को कैंप के अंदर पाता है। और पर्सी का गॉड पर्सी को इस कैंप का टूर करने के लिए ले जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि वो पोसाइडन का बेटा है, जबकि ग्रूवर उसका सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि उसका गार्ड भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने प्रोफेसर से भी होती है,
जिसने उसे पेन दिया था और पर्सी को पता चलता है कि वो एक चायरॉन है, यानी उनकी ऊपर वाली बॉडी बिल्कुल इंसानों जैसी है और नीचे से वो एक हॉर्स है। अब वो चायरॉन प्रोफेसर जो कि इस कैंप के एक तरह के कैप्टन हैं, वो सभी डेमिगॉड से कहते हैं कि हमें पर्सी का वेलकम करना है और उसके वेलकम के लिए पहले कुछ गेम्स प्लान की जाती हैं, जहां एक गेम के लिए 2 टीम्स बनाई गई थी। एक रेड टीम थी और एक ब्लू टीम। रेड टीम को डेमिगॉडेस एनाबेथ लीड कर रही थी, जबकि दूसरी टीम को एक डेमिगॉड ल्यूक लीड कर रहा था, जिसमें पर्सी भी शामिल हो गया था। वो लोग स्वॉर्ड से लड़ रहे थे, जो कि पर्सी को बिल्कुल भी चलानी नहीं आती थी, इसीलिए पर्सी हार रहा था। और ल्यूक यहाँ पर उससे कहता है कि इस गेम में वो जीतेगा जो दूसरी टीम का फ्लैग लेकर आएगा। और ल्यूक अब सारे गार्ड्स को लड़के रोकना शुरू करता है और वो पर्सी को फ्लैग लाने का काम कहता है, लेकिन फ्लैग के पास पर्सी का सामना एनाबेथ से होता है, जिसने उससे लड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन पर्सी को बिल्कुल भी लड़ना नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और अब पर्सी को अपने फादर पोसाइडन की आवाज आती है, जो उसे कह रहे थे कि तुम पानी में हाथ लगाओ। और क्योंकि पोसाइडन सी गॉड था, इसीलिए पानी ने पोसाइडन के बेटे को ठीक करने के साथ साथ उसे बहुत सी पावर भी दी थी, जिसकी हेल्प से वो बहुत आसानी से अब अपनी ओपोनेंट टीम से लड़ने लग जाता है। और उनको हराने के बाद अब वो एनाबेथ को भी हराकर वो फ्लैग ले लेता है और इस तरह ब्लू टीम यानी पर्सी और ल्यूक की टीम जीत जाती है। और उसके जीतने पर अब प्रोफेसर एक पार्टी रखते हैं। सब लोग कैंप में पार्टी एंजॉय कर रहे थे और उस कैंप में जो उन्होंने आग लगाई हुई थी, उस आग में से अचानक हल्का गॉड अपेयर होता है। और इन गॉड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पोसाइडन के भाई थे, यानी वो पर्सी के अंकल थे। और वो उसे कह रहे थे कि तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है और हमारे पास है, जैसे ही तुम बोल्ट वापस कर दोगे तो हम तुम्हारी मॉम को सही सलामत वापस कर देंगे। ये कहते ही वो गॉड तो गायब हो जाते हैं और पर्सी जल्दी से प्रोफेसर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी मॉम को बचाना है। और प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हाँ, ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए हमें गॉड ज़ूस के पास जाकर उन्हें इस बात का यकीन दिलाना होगा कि तुमने कुछ भी चोरी नहीं किया और वो लाइट बोल्ट भी तुम्हारे पास नहीं है। कुछ देर के लिए तो वो प्रोफेसर की बात पर हाँ कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो प्रोफेसर के साथ कुछ और कहेगा तो वो उनकी बात नहीं मानेंगे। और फिर रात होने पर वो अकेला अपनी मॉम को बचाने के लिए निकल रहा था कि तभी पर्सी का गार्ड, जिसका नाम ग्रूवर है, वो उसके पीछे आता है। पर्सी उसे मना करता है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। पर ग्रूवर उसे कहता है कि पोसाइडन गॉड ने मुझे तुम्हारा गार्ड रखा है और तुम मेरे बगैर कहीं पर भी नहीं जा सकते। इतने में ही यहाँ पर अब एनाबेथ आ जाती है, जो कि पर्सी को कह रही थी कि मैं एक बहुत अच्छी फाइटर हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। और अब पर्सी उन दोनों को बताता है कि हमें अंडरवर्ल्ड यानी हेल जाना है, इस मूवी में दिखाया जाने वाले थर्ड गॉड के पास। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो अंडरवर्ल्ड कैसे जाएंगे। और एनाबेथ उन्हें कहती है कि हमारी हेल्प ल्यूक कर सकता है। और ल्यूक के पास जाने पर ल्यूक वाकई ही उनकी हेल्प करता है और उन्हें अंडरवर्ल्ड का मैप देता है। ल्यूक उन्हें सिर्फ मैप ही नहीं देता, बल्कि उसने पर्सी को एक खास शूज दिए थे जो कि उड़ने की एबिलिटी रखते थे। और उसी के साथ ल्यूक उसे एक शील्ड भी देता है। ये शील्ड ल्यूक ने उसे क्यों दी थी, ये बात हमें आगे पता चलेगी। अब ल्यूक उन्हें ये भी बताता है कि इस मैप की हेल्प से तुम लोग उस अंडरवर्ल्ड के अंदर तो जा सकते हो, लेकिन बाहर आने के लिए तुम्हें एक खास स्टोन की जरूरत होगी, यानी जिसको भी अंडरवर्ल्ड से बाहर आना होगा उनको वो स्टोन चाहिए होगा। अब तुम लोग 3 हो तो तुम लोगों को 3 स्टोन चाहिए होंगे। और उनके पूछने पर वो बताता है कि ये मैप तुम्हें स्टोन का रास्ता भी बताएगा। और हम देखते हैं कि वो लोग मैप की हेल्प से पहला स्टोन लेने के लिए एक घर के अंदर आते हैं। उस घर के अंदर जाने पर उन लोगों को वहाँ पर बहुत से स्टेचूज दिखे थे और साथ ही एनाबेथ को वहाँ पर बहुत से कॉइन्स भी मिलते हैं, जो कि एक तरह की डेमीगॉड्स की दुनिया की मनी थी। और एनाबेथ उस मनी को पर्सी को दे देती है, क्योंकि आगे उन्हें इस मनी की जरूरत पड़ने वाली थी। और उसी दौरान अब एनाबेथ को एक औरत मिलती है जो उसे बहुत रोते हुए बता रही थी कि उसके हस्बैंड को किसी ने स्टैचू बना दिया है। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रूवर जैसे ही स्टैचूज को देख रहा था तो उसे ये बात समझ आई थी कि ये स्टैचू असल में इंसान हैं और वो एक स्नेक के सर वाली लड़की के असर के अंदर हैं, जो कि किसी की भी आंखों में देखकर उसे स्टैचू बना देती है। और अब हम देखते हैं कि ग्रूवर ये सारी बात पर्सी को बताता है, जबकि दूसरी तरफ वो लेडी एनाबेथ के पास आ गई थी और वो उसे बता रही थी कि मुझ पर ये चीज कर्स है और ये कर्स मुझे तुम्हारी मॉम ने ही दिया है, जो कि एक गॉड है। वो औरत एनाबेथ को भी स्टैचू बनाना चाह रही थी, लेकिन एनाबेथ आंखें ही नहीं खोलती, जबकि उसके पास खड़ी हुई औरत के आंखों में देखने पर वो उसे स्टैचू बना देती है। और अब यहाँ पर हम पर्सी को देखते हैं, जिसने उस स्नेक लेडी को डिस्ट्रैक्ट कर लिया था और उसका ध्यान एनाबेथ से हट गया था। और अब वो लेडी पर्सी को ही पकड़ लेती है, जिसकी हेल्प करने के लिए अब वर और एनाबेथ दोनों वहाँ पर कार लेकर आते हैं और उन्हें कार से हिट करते हैं
और मौका मिलते ही पर्सी अपनी पेन को स्वॉर्ड में चेंज करते हुए उस स्नेक लेडी को मार देता है और उसका सर काट कर अपने पास रख लेता है। और हम देखते हैं कि उसको मारते ही अब पहला स्टोन उन्हें उस लेडी के हाथ पर मिला था, जिसको लेने के बाद अब वो लोग दूसरे स्टोन की तरफ बढ़ रहे थे जो कि एक म्यूजियम में था। म्यूजियम में जाने पर वो लोग देखते हैं कि वो स्टोन एनाबेथ की मॉम के स्टैचू के अंदर है और उस म्यूजियम में उस स्टैचू के पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को आकर यहाँ से स्टोन ले लेंगे। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। रात में वो लोग यहाँ पर आते हैं और एनाबेथ अपनी फाइटिंग पावर का यूज करते हुए वहाँ पर सारे गार्ड्स को बेहोश कर देती है, जबकि पर्सी ल्यूक के दिए हुए मैजिकल स्नीकर्स पहनकर उस स्टैचू के ऊपर चढ़ता है और दूसरा स्टोन भी ले लेता है। लेकिन उसके स्टोन लेते ही यहाँ पर 5 आदमी आए थे जो आपस में मिलकर उनके सामने ही एक वाटर क्रिएचर हाइड्रा के अंदर चेंज हो गए थे, जिस क्रिएचर के 5 सर थे। जिस तरह वो 5 आदमी थे और जैसे ही वो क्रिएचर पर्सी पर अटैक करती है तो पर्सी के हाथ से वो स्टोन नीचे गिर जाता है और क्योंकि पर्सी साइड पर छुपा हुआ था और स्टोन दूसरी तरफ गिरा था, इसीलिए अब उसे स्टोन को लेने के लिए उन क्रिएचर्स के सामने से गुजरना था। और पर्सी अब उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ता है और उस क्रिएचर के 5 सरों में से एक सर काट देता है। लेकिन एनाबेथ उसे कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि अब उसकी एक सर की जगह 2 और नए सर निकल आएंगे। और वाकई ही ऐसा हो भी गया था और साथ ही पर्सी को अपना स्टोन भी मिल गया था जिसे वो उठा लेता है। और अब वो तीनों उस क्रिएचर के मुंह से निकलने वाली आग से बचते हुए गेट तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उन क्रिएचर्स ने अपनी पावर से उस गेट को खुलने नहीं दिया था, जिस पर अब पर्सी का गार्ड ग्रूवर बहुत ही होशियारी से उस स्नेक वाली लेडी का सर जो उन्होंने काट कर अपने पास रख लिया था वो उन क्रिएचर्स के आगे कर देता है, जिससे वो सब लोग स्टैचू बन जाते हैं और वो लोग आराम से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब उनके पास 2 स्टोन हो चुके थे और उन्हें एक स्टोन ढूंढकर अंडरवर्ल्ड जाना था अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में हमें बताया गया था कि उनके पास सिर्फ 14 दिन थे, नहीं तो 14 दिन के बाद माउंट ओलंपस में गॉड्स की लड़ाई होने वाली थी, जिसमें से 9 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके थे। और यहाँ मैप से उन्हें पता चलता है कि तीसरा स्टोन उन्हें एक होटल से मिलेगा और ये होटल असल में एक होटल नहीं था, बल्कि ये होटल एक ट्रैप की तरह था, जहाँ पर जाते ही उन तीनों को कुछ केक्स खिलाए जाते हैं और उन केक्स के खाने से वो लोग ये भूल गए थे कि वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं, बल्कि वो यहाँ पर बाकी सब की तरह पार्टी करने लगे थे। और अब हम देखते हैं कि पार्टी करते करते पर्सी को पोसाइडन की यानी उसके फादर की आवाज आती है, जो उसे कह रहे थे कि तुम यहाँ जो करने आए थे वो करो। और उनकी बात से वो होश में आ जाता है और साथ ही वो अपने साथियों के पास जाकर उन्हें भी होश में लेकर आता है और यहाँ पर वो तीसरा स्टोन भी ढूंढ लेते हैं और वो लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं मिलता, जिस पर ग्रूवर उस होटल के अंदर रखी हुई कार के अंदर बैठता है और अपने साथ पर्सी और एनाबेथ को भी बिठाकर उस होटल का दरवाजा तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। और बाहर आने पर उन्हें पता चला था कि उन्होंने अपने बचे हुए दिन भी वेस्ट कर दिए थे और अब उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे पर्सी की मॉम को बचाने के लिए। और अब वो मैप की हेल्प से अंडरवर्ल्ड का रास्ता ढूंढते हुए एक केव तक पहुंचते हैं। उस केव के बाहर कुछ लिखा हुआ था जो कि डिकोड करने पर ग्रीक लैंग्वेज थी और पर्सी ने डेमीगॉड होने की वजह से वो पढ़ ली थी, जिसके बाद वहाँ मड में से एक केव का दरवाजा खुला था और वो उसके अंदर चले गए थे, जहाँ हेल के दरवाजे पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बता रहा था कि हेल के अंदर तुम लोग मरने के बाद ही जा सकते हो। और इस पर पर्सी उसे वो पैसे देता है जो एनाबेथ ने पहले घर से उठाकर पर्सी को दिए थे, जिन पैसों को लेने पर वो आदमी एक हवाई बोट में उन सबको बिठाकर अंडरवर्ल्ड के गॉड अंडरवर्ल्ड यानी हेल के गॉड के पास पहुंचा देता है। अब उस गॉड के घर के अंदर आने पर वहाँ डॉग जैसी अजीब क्रिएचर उनको घेर लेती हैं, जो उन्हें और अंदर आने से रोक रही थी कि तभी उस गॉड की वाइफ यहाँ पर आती है, जो कि खुद भी एक गॉड थी। अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास पहुँचने पर पर्सी उससे पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है, जिसके जवाब में वो कहता है कि पहले तुम लाइटनिंग बोल्ट का हमें बताओगे, पर वो बताता है कि वो उसके पास नहीं है। और इस बात पर वो गॉड एक बॉल को वहाँ पर फेंकता है जिसमें से पर्सी की मॉम निकली थी। पर्सी अपनी हर चीज को जमीन पर गिराता हुआ अपने मॉम के गले लग गया था। यहाँ पर वो शील्ड जो कि ल्यूकस ने उसे दी थी वो शील्ड चमकने लगी थी और उसके चमकने से अंडरवर्ल्ड के गॉड को पता चला था कि लाइटनिंग बोल्ट उस शील्ड के अंदर है। और क्योंकि अब फिलहाल शील्ड पर्सी के पास नजर
नजर आ रही थी, इसीलिए उसे लग रहा था कि पर्सी ने ही शील्ड चुराई है। पर्सी उसे बताता है कि ये शील्ड उसकी नहीं है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसके झूठ बोलने पर अब अंडरवर्ल्ड का गॉड उनके पीछे वाले दरवाजे को खोल देता है, जो कि हेल का दरवाजा था, और वो हेल उन सब लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। उन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उस गॉड की वाइफ ही उस गॉड के हाथ से वो लाइटनिंग बोल्ट लेकर उसे दूर गिराती हैं। और पर्सी जैसे ही उससे पूछता है कि आपने हमारी हेल्प क्यों की, तो वो बताती है कि ये गॉड अच्छा नहीं है और उसे जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड में रोका गया है, और अगर उसे ये बोल्ट मिल जाता तो वो दुनिया में तबाही फैला देता। वो गॉडेस उससे कहती है कि आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाएं। लेकिन जैसा हमें पहले पता है कि अंडरवर्ल्ड के अंदर आने का तो रास्ता था, लेकिन बाहर जाने के लिए उन्हें कुछ खास स्टोन्स की जरूरत होती है, और अब उनके पास 3 स्टोन थे जबकि वो लोग 4 थे, क्योंकि अब उनके साथ पर्सी की मॉम भी थी। वो गॉडेस पर्सी के गार्ड ग्रूवर को अपने पास रोक लेती हैं और अब उन स्टोन्स का यूज करते हुए वो अंडरवर्ल्ड से निकलते हुए एक खास बिल्डिंग तक आते हैं, जहाँ से उन्हें ओलंपस यानी गॉड की दुनिया में जाने का रास्ता मिलना था। और यहाँ पर उन्हें ल्यूक मिलता है, जिसके बारे में हमें पता चल गया था कि असल में लाइटनिंग बोल्ट पर्सी ने नहीं बल्कि ल्यूक ने चुराया था। और पर्सी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था और वो लाइटनिंग बोल्ट मुझे क्यों दिया था। और ल्यूक इस बात का उसे जवाब देता है कि असल में वो गॉड्स की ताकतों से तंग आ गया है, इसीलिए उसने उनका लाइटनिंग बोल्ट चुरा लिया है ताकि गॉड्स के दरमियान में वॉर हो और वो सारे मर जाएं, जिसके बाद डेमी गॉड्स पावर में आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक ने उसके हाथ से बोल्ट भी ले लिया था, पर पर्सी हाथ मानने वाला नहीं था। वो उससे लड़ता है बोल्ट लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ था। इसीलिए पर्सी अपनी पावर्स का यूज करता है और वहाँ पर मौजूद बहुत से टैंक्स में से पानी खींचते हुए वो उस पानी से ल्यूक पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ करीब एक नहर में गिर गया था। जबकि पर्सी ने अब वो लाइटनिंग बोल्ट उठा ली थी। जितने में हमने देखा था कि पर्सी ने वो लाइटनिंग बोल्ट उससे हासिल किया था, उतने में एनाबेथ ने वो दरवाजा भी खोल लिया था जहाँ से उन्हें ओलंपस जाना था। और ओलंपस में जाते ही वो लोग देखते हैं कि सारे गॉड्स लड़ने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर्सी टाइम पर पहुंचकर ज़ूस को उसका लाइटनिंग बोल्ट वापस कर देता है और उसे बताता है कि असल में ये बोल्ट उसने नहीं बल्कि ल्यूक ने चोरी किया था। और वो ल्यूक का सारा मकसद भी बता देता है कि वो गॉड्स को मारकर डेमी गॉड्स को पावर में लाना चाहता है। यहाँ ज़ूस पर्सी से बहुत खुश हो गया था और उनके दरमियान में लड़ाई खत्म हो गई थी। और जैसे ही पोसाइडन अब उससे मिलने के लिए आया था, तो यहाँ हम देखते हैं कि पर्सी अपने फादर से नाराज है, क्योंकि उसके फादर कभी भी उसके साथ नहीं रहे थे। और यहाँ पोसाइडन उससे अकेले में मिलता है और उसे बताता है कि हम गॉड्स के भी कुछ रूल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, पर तुम हमेशा मेरे साथ मेरे दिल में रहते हो। ये बात सुनकर पर्सी भी अपने डैड की बात मान लेता है। और नेक्स्ट सीन में अब हम पर्सी को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जो कि उन्हें डेमी गॉड के कैंप में छोड़ने आई थी। अंदर जाने पर हम पर्सी के साथ उसके गार्ड को भी देखते हैं, जिसका नाम ग्रूवर था, जिसे उसने ज़ूस से कहकर वहाँ से छुड़वाया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि पर्सी और एनाबेथ पीसफुली अपने कैंप्स में हैं। और यहाँ एनाबेथ पर्सी को ट्रेनिंग दे रही थी, जिसके साथ इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन तो कम्प्लीट हो गई है। और अब मैं आपको इस मूवी का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस पार्ट के स्टार्ट में हमें मेन कैरेक्टर यानी पर्सी, एनाबेथ और ग्रूवर का बचपन दिखाया जा रहा है, जहां उनके साथ एक और बच्ची भी है। और हमें पता चला था कि वो गॉड ज़ूस की बेटी थी। वो सब लोग मिलकर अपने कैंप की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे ऐसी क्रिएचर्स लगी हुई थी जो कि डेमी गॉड्स को खाती थी। और यहाँ अब ज़ूस की बेटी को उन क्रिएचर्स पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स की जान बचाने के लिए खुद लड़ने का डिसाइड करती है और अपने फ्रेंड्स को कैंप के अंदर जाने का कहती है। और उनसे लड़ते लड़ते आखिर उन क्रिएचर्स ने ज़ूस की बेटी को मार दिया था। और ज़ूस को अपनी बेटी का सेक्रीफाइस बहुत पसंद आया था, और ज़ूस अपनी बेटी के इस खूबसूरत से सेक्रीफाइस को राइगा जाने नहीं दे सकता था। इसलिए वो अपनी बेटी को एक ट्री में चेंज कर देता है, जो ट्री उनके पूरे कैंप पर शील्ड बनाती है, जिस ट्री की वजह से कभी भी साइक्लॉप्स उनके कैंप्स के अंदर नहीं आ सकते थे। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और मूवी में काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर सब लोग बड़े हो गए हैं और वो लोग यहाँ पर कुछ गेम्स खेल रहे हैं। और अब यहाँ पर हमें मूवी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम क्लैरा है। और क्लैरा वॉर गॉड की बेटी है, जो कि इस वक्त पर्सी के साथ गेम खेल रही थी। और क्योंकि वो वॉर गॉड की बेटी थी, इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स थी, जिन पावर्स का यूज करते हुए उसने पर्सी को हरा दिया था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पर्सी को प्रोफेसर ने बुलाया था, जो कि एक चायरॉन थे, यानी ऊपर से तो पूरे इंसान थे और पीछे से एक हॉर्स की तरह
यहाँ थे, जैसा मैंने आपको इस एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में बताया था। और उनके पास जाने पर पर्सी को पता चलता है कि उस दुनिया में वो अकेला नहीं है, बल्कि पोसाइडन का एक और भी बेटा है, यानी उसका एक और भाई भी है, जो कि एक साइक्लोप है जिसकी एक आंख होती है। उस साइक्लोप का नाम टाइसन था और पर्सी टाइसन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। टाइसन के पास ऐसी पावर्स थी कि वो दूर से आने वाली चीजों को फील कर लेता था, जिस तरह अब खाना खाते हुए उसे फील हो रहा था कि उनके कैंप के अंदर एक रोबोटिक बुल आ रहा है। और कुछ ही सेकंड में हम देखते हैं कि वाकई एक बुल उनकी तरफ आ रहा था, जो कि उनकी कैंप की शील्ड को तोड़ते हुए उनके कैंप के अंदर आ गया था, जहां वो सब पर अटैक कर रहा था। लेकिन क्लेरा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अब वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन वो बुल उससे भी ज्यादा पावरफुल था और वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था। इसीलिए वो क्लेरा को अपने ऊपर से पीछे गिराते हुए पर्सी पर अब अपने मुंह से फायर करने वाला था। और तभी पर्सी अपने प्रोफेसर का दिया हुआ पेन, जिसके चलाने में वो एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है, उसके मुंह में डाल देता है और वो पेन उस बुल के अंदर जाकर स्वॉर्ड में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वो बुल पूरा का पूरा टूट गया था। और अब उसके मरते ही यहाँ पर ल्यूक आता है, जिसे देखकर पर्सी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने पहले ल्यूक को मार दिया था। वो उससे पूछता है कि तुम तो मर गए थे। इस बात का तो वो पर्सी को कोई जवाब नहीं देता, लेकिन पर्सी से कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे मकसद में मेरी हेल्प करोगे। यानी वो अभी भी गॉड्स को हराकर डेमी गॉड्स को पावर में लाना चाहता था। वो कहता है कि अब मेरा साथ बहुत से डेमी गॉड्स भी दे रहे हैं, और साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम्हें उस बात के बारे में तो पता होगा ना, जिसके बारे में प्रोफेसिस यानी पेशेंट गोई हुई भी है। और ये बात पर्सी को कंफ्यूज कर देती है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो नहीं जानता। और ये कहते ही ल्यूकस तो वहाँ से गायब हो गया था। और अब उनके जाते ही यहाँ पर सारे कैंप के लोग आ गए थे। वो लोग उस ट्री के पास खड़े थे, जो ट्री जूस की बेटी की ग्रेव पर बना हुआ था, और जो ट्री उनके कैंप के ऊपर शील्ड बनाया करता था। वहाँ आकर प्रोफेसर को पता चलता है कि ल्यूक ने असल में इस ट्री को जहर दे दिया है, और उस जहर से वो ट्री बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, और उसके कमजोर होने से ऑटोमेटिकली शील्ड भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर अब उस ट्री के लिए मेडिसिन बनाने लग गए थे, जबकि पर्सी उससे क्वेश्चन करता है कि ऐसी कौन सी बात है जो फ्यूचर में होने वाली है और मैं नहीं जानता। और अब प्रोफेसर उसे एक स्केलेटन के पास भेजते हैं, जो कि उनकी दुनिया में एक तरह की फ्यूचर टेलर थी, यानी वो फ्यूचर बताया करती थी। पर्सी उससे जाकर सवाल करता है, और उसके सवाल में वो स्केलेटन बताती है हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत से गॉड्स थे, जिनका लीडर क्रोनोस था, जो कि सबसे बड़ा था, लेकिन वो बहुत जालिम गॉड था। इवन वो इतना जालिम था कि वो अपने बच्चों को भी खा लिया करता था, और उसके जुल्म से तंग आकर अब उसी के बच्चों ने उसी को मारने का डिसाइड किया था। और उसके बच्चों के बारे में हमें पता चलता है कि उसके बच्चे वही 3 पावरफुल गॉड्स हैं, जिनके बारे में हमें मूवी के स्टार्ट में बताया गया था, यानी ज़ूस, पोसाइडन और पोसाइडन का भाई, जो कि अंडरवर्ल्ड का गॉड है। और उन तीनों ने मिलकर एक खास सोर्ड से उसे मार दिया था, जिसके बाद सिर्फ 12 गॉड्स इस दुनिया पर राज किया करते थे। और अब वो कहती है कि वो बात जो तुम पूछ रहे हो वो ये है कि क्रोनोस अब दोबारा वापस आएगा, जो ओलंपस यानी गॉड्स की दुनिया और दूसरी दुनिया से अपना बदला लेगा, जिसे अब ओलंपस में रहने वाले गॉड्स के बच्चे मारेंगे। लेकिन क्रोनोस को मारने से पहले उन गॉड्स के बच्चों यानी डेमी गॉड्स को आपस में भी लड़ना पड़ेगा। और वो कहती है कि जो जीत जाएगा वही क्रोनोस को हराएगा, और अगर वो डेमी गॉड अच्छा हुआ तो क्रोनोस को हराने के बाद वो इस दुनिया को आबाद कर देगा, लेकिन अगर वो डेमी गॉड बुरा हुआ तो क्रोनोस को हराने के बाद वो इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। ये बात सुनकर पर्सी 1 मिनट के लिए डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसे ल्यूक से लड़ना पड़ेगा। और उसे साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उन बातों से शायद ल्यूक पर्सी को लड़ने की ही धमकी दे रहा था। और दूसरी तरफ अब हम एनाबेथ और ग्रूवर को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर के पास ज़ूस की बेटी को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ कर लाए थे। वह उन्हें एक फ्लीस दिखाते हैं, जिसको जैसे ही वो उस ट्री के ऊपर डालेंगे तो ज़ूस बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और उनकी सिक्योरिटी शील्ड भी दोबारा पहले की तरह पावरफुल हो जाएगी, जिसमें हर डेमी गॉड सेफ रहेगा। और इस बात पर उनके कैंप के लीडर उन्हें कहते हैं कि इस चादर के बारे में मैं भी जानता था, लेकिन ये चादर सी के अंदर बरमूडा ट्रायंगल के दरमियान में है, और इसे निकालना खतरे से खाली नहीं होगा। और यहाँ पर किसी न किसी तरह एनाबेथ उसे मना लेती है। वो लोग रात में सभी डेमी गॉड्स को इकट्ठा करते हैं, और उनके सामने वो एनाबेथ का नाम नहीं लेते, बल्कि एनाबेथ की हुई रिसर्च को अपने नाम से पेश करते हुए बताते हैं कि उन्होंने डेमी गॉड्स की सिक्योरिटी शील्ड को बेहतर बनाने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है, जिसके लिए उन्हें एक चादर की जरूरत है, जो कि हमें बरमूडा ट्रायंगल के पास से लेकर
आनी है और वो सबको बता रहे थे कि उस चादर की प्रोटेक्शन एक साइक्लोप करता है और हमें उस साइक्लोप से वो चादर लेकर आनी है। जहाँ हमें बताया जा रहा था कि साइक्लोप ऐसे क्रिएचर्स को खाते थे जो कि डेमीगॉड्स की हिफाजत किया करते थे, जिस तरह ग्रूवर। और अब वो साइक्लोप से लड़ने के लिए वॉर गॉड की बेटी क्लैरा को चुनते हैं और उसी के साथ ग्रूवर की तरह के एक और आदमी को, जिनको साइक्लोप खाया करते हैं, और वो आदमी एज अ ट्रैप उनके साथ जाएगा। क्लैरा का नाम सुनकर एनाबेथ का चेहरा 1 मिनट के लिए उतर जाता है, लेकिन ग्रूवर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि वो बच गया, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में ऐसा भी हो सकता था कि साइक्लोप उसे ही खा लेता। और अब असल में उनके ट्राइब की तरफ से तो क्लैरा और दूसरे आदमी को वो चादर लेने के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम पर्सी और एनाबेथ को भी देखते हैं, जो कि ग्रूवर को अपने साथ चलने पर मना रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि उनका उस चादर को लाना कितना जरूरी था, और आखिर ग्रूवर भी मान जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि अब टाइसन, जो कि पर्सी का भाई है, वो भी उनके साथ मिलने के लिए आ गया था, पर एनाबेथ उसे साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पर्सी का भाई एक साइक्लोप था जिन्होंने उसकी फ्रेंड को मारा था। लेकिन फिर वो सोचती है क्योंकि पर्सी का भाई यानी टाइसन भी एक साइक्लोप है और हमें जिससे वो चादर लेनी है वो भी एक साइक्लोप है, तो जरूर टाइसन हमारे काम आ सकता है। इसीलिए वो मान जाती है और कुछ देर के लिए उस पर अपना मैजिकल स्प्रे करते हुए उसे 2 आंखें दे देती है। और वो लोग अब अपने कैंप से बाहर निकलने के लिए एक टैक्सी बुलाते हैं। ये टैक्सी जादुई दुनिया की टैक्सी थी जिन्हें 3 बहनें चलाया करती थी। कार में बैठने पर अब वो लोग काफी खुश थे, लेकिन डर उन्हें वहाँ पर लगता है जब उनको पता चलता है कि उन तीनों बहनों के पास 2 आंखें ही नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आंख है जिसको एक वक्त में सिर्फ एक ही बहन लगाकर देख सकती है। जिस बात से वो काफी ज्यादा डर गए थे और अब कुछ करते हुए हम देखते हैं कि उनकी वो आंख आकर पर्सी के हाथ पर गिर जाती है। वो बहनें उन चारों को लेकर वॉशिंगटन तक आ गई थी, लेकिन उन्हें यहाँ आकर पता चला था कि उन चारों के पास अब ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो वहीं पर उन्हें छोड़ देती हैं। और इसके बाद अब उन लोगों को पैदल ही सफर करना था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक और उसके साथी डेमीगॉड्स उन सब पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ उन सबको डिस्ट्रैक्ट करते हुए ल्यूक के आदमी ग्रूवर को अपने साथ ले गए थे, क्योंकि ल्यूक उस साइक्लोप को, जिसके पास वो चादर है, उसे ग्रूवर को देकर उसके बदले में वो चादर लेना चाहता था। और यहाँ पर वो लोग हेल्पलेस फील कर रहे थे, इसीलिए वो एक खास आदमी के पास जाते हैं जो कि पैसों के बदले डेमीगॉड्स की चीजें गॉड्स की दुनिया में भेजा करता था। उसके पास आकर पर्सी उस आदमी को ल्यूक का सारा प्लान बताता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो ल्यूक की लोकेशन उन्हें ढूंढ दे तो वो लोग अपने फ्रेंड को बचाने के साथ साथ यहाँ सब लोगों को भी बचा लेंगे। और आखिर वो आदमी उन्हें ल्यूक की लोकेशन भी बता देता है और साथ ही उन्हें कुछ गैजेट्स भी देता है, जिसमें उसने पर्सी को एक ऐसी टेप दी थी जिसको अगर वो किसी चीज पर लगाता तो वो चीज गायब हो जाती। जबकि दूसरी तरफ उस आदमी ने एनाबेथ को एक स्प्रे दिया था, जिस स्प्रे को खोलने पर उसमें से बहुत प्रेशर से हवा निकलने वाली थी। उन लोगों को उस वक्त तो वो गैजेट्स बहुत ज्यादा अजीब और नकारा लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन गैजेट्स को अपने पास रखते हुए उसे थैंक यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह से ल्यूक को पकड़ना था जो लोकेशन उन्हें उस आदमी ने बताई थी। लेकिन यहाँ वो अब भी लेट हो गए थे, क्योंकि ल्यूक एक बहरी जहाज में वहाँ से दूर चला गया था। अब टाइसन वक्त जाया किए बगैर जल्दी से पानी में उतरता है और पानी से बातें करते हुए वो अपने फादर पोजाइडन से हेल्प मांगता है। और पोजाइडन वहाँ पर उनके लिए एक सी हॉर्स भेजता है, जिस पर बैठकर वो लोग ल्यूक की शिप तक पहुँच गए थे। और उनके बोट पर आने पर अब ल्यूक की एक रखी हुई क्रिएचर वेयरवुल्फ को उनके आने का पता चल गया था और यहाँ वो उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे पड़ गया था, जिससे बचते बचाते वो लोग भागते हुए गलत जगह पर आ गए थे, क्योंकि अब उनके सामने वहाँ ल्यूक था। और यहाँ पर अब पर्सी ल्यूक से ग्रूवर के बारे में क्वेश्चन करता है, जिस पर ल्यूक उसे कहता है कि उसे तो जहाँ होना चाहिए था वो तो वहीं पर है, यानी ल्यूक ने उसे उस साइक्लोप के हवाले कर दिया था। और उसके बाद वो कहता है कि अब तो मेरे साथी साइक्लोप से ग्रूवर के बदले में वो चादर लाने ही वाले होंगे। और अब ल्यूक उन्हें एक कॉफिन दिखाता है जिसके अंदर सबसे बड़े गॉड क्रोनस के टुकड़े थे और उसे ल्यूक उस चादर के बदले जिंदा करने वाला था। और ये बताने के बाद ल्यूक अब अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इन सब को जेल में बंद कर दिया जाए। जहाँ पर बैठे हुए उन तीनों के दिमाग में और कोई ख्याल नहीं था, सिर्फ ये था कि वो बाहर कैसे निकलेंगे। और यहाँ पर पर्सी को उस आदमी का दिया हुआ गैजेट याद आता है जो उसे नकारा लग रहा था। उसको याद आता है कि उस टेप के
लगाने से हर चीज गायब हो जाएगी और वो सोचता है कि अगर वो इस जेल पर टेप लगा दे तो ये सलाखें भी गायब हो जाएंगी। और तभी वो नोटिस करता है कि उनका बैग तो जेल के बाहर है लेकिन कम से कम उनकी आंखों के सामने था। और मसला अब ये था कि वो उस बैग को अपने करीब कैसे लाएंगे, जिस पर पर्सी को एक आइडिया आता है और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए बाहर समुद्र में एक तूफान ले आता है। उस तूफान की वजह से शिप हिलने लगती है और जैसे ही पर्सी का बैग गिरकर उनके करीब पहुंचता है तो बहुत तेजी से एनाबेथ उस बैग को पकड़ लेती है और वो लोग दरवाजे पर टेप लगाते हुए दरवाजे को गायब करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। और उन लोग का प्लान था कि वो लोग यहाँ से एक छोटी बोट की हेल्प से अपनी डेस्टिनी तक पहुँचेंगे, पर यहाँ पर लूक के आदमी उसे दोबारा देख लेते हैं और पर्सी अब एक स्कीम बनाता है। वो एनाबेथ और टाइसन को उतरकर वहाँ से छोटी बोट में जाने को कहता है, जब वे खुद वो ल्यूक के लोगों से लड़ने लगा था। और साथ ही उसने एनाबेथ और टाइसन की बोट के आगे पानी की दीवार बनाते हुए उनको ल्यूक के लोगों से प्रोटेक्ट भी किया हुआ था। और यहीं पर हम देखते हैं कि एनाबेथ भी वो स्प्रे निकालती है जो उसे उस आदमी ने दिया था। उस स्प्रे की हेल्प से वो अपने करीब हवा का प्रेशर तेज कर लेती है, जिससे उनकी छोटी बोट भी तेजी से आगे मूव हो रही थी। पर्सी जैसे ही देखता है कि वो लोग आगे मूव कर गए हैं तो वो भी पानी की एक वेव को ऊपर उठाते हुए उनके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। पर यहाँ उसी वेव पर जिस पर पर्सी खड़ा हुआ था, ल्यूक भी उसके ऊपर ही खड़ा हो गया था और पर्सी अपने पावर्स का यूज करते हुए उसे पानी की हेल्प से ही दूर फेंक देता है और खुद उस छोटी बोट तक आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि आगे जाने पर वो लोग बरमूडा ट्रायंगल के अंदर थे और उन्हें एक गेट से शार्क्स ने घेर लिया था। और कुछ ही देर में उनको रियलाइज हुआ था कि असल में ये शार्क्स नहीं है बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये उस मॉन्स्टर का पेट है, जिसके अंदर जाने पर हम क्लैरी को भी देखते हैं जो उनसे पहले वो चादर लेने के लिए यहाँ पर आई थी, पर वो भी इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर अपनी पूरी की पूरी शिप के साथ फंस गई थी। पर्सी अब जैसे ही उसकी शिप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शिप एक वॉर शिप है और वो उसे कहता है कि हम इस शिप के फंक्शंस को यूज करते हुए इस क्रिएचर के पेट को फाड़ देंगे और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग उस शिप में मौजूद कैनन से उस ड्रैगन पर अटैक करते हैं और उसका पेट फाड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहाँ से बाहर निकलने पर अब पर्सी को अपनी पावर्स की हेल्प से समुद्र पर कुछ लिखा हुआ नजर आया था, जिससे उसे उस आइलैंड का पता चल गया था जहाँ पर चादर थी। और फिर आखिर वो लोग आइलैंड पर पहुँच ही जाते हैं, जहाँ जाने पर वो रियलाइज करते हैं कि जैसे ये एक ज्वाइलैंड है जो कि अब तबाह हो चुका है। और फिर वो लोग एक ट्रेन पर बैठकर एक केव के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें अपना साथी ग्रोवर दिखाई दिया था जिसे ल्यूक ने यहाँ पर भेजा था। ग्रोवर बहुत ज्यादा होशियार था। उसने अपने आप को साइक्लोप से बचाने के लिए अपना हुलिया भी साइक्लोप जैसा बनाया हुआ था और अपने सर पर एक तीसरी आंख लगाई हुई थी, जिससे साइक्लोप को लग रहा था कि वो भी एक साइक्लोप है। इसीलिए उस बड़े से साइक्लोप ने ग्रोवर को खाया नहीं था बल्कि वो उससे खाना पकाने का काम लिया करता था। और यहीं पर अब वो लोग देखते हैं कि वो चादर जिसकी तलाश में वो सब लोग यहाँ तक आए हैं वो उस बड़े साइक्लोप के शोल्डर पर है। और जैसे ही वो लोग उससे वो चादर लेने की कोशिश करते हैं तो उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर डेमीगॉड्स हैं और इसीलिए वो सब पर अटैक कर देता है, जिस अटैक में टाइसन नीचे गिर जाता है। पर किसी न किसी तरह वो उसके शोल्डर से वो चादर लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो साइक्लोप उनके पीछे पीछे था। और फिर जल्दी से वो लोग भागकर उस केव से बाहर आ जाते हैं और उस केव को एक बहुत बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं। यहाँ अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको चादर मिल चुकी थी और उन्होंने साइक्लोप को भी बंद कर दिया था। पर इधर उनकी किस्मत अभी भी खराब थी क्योंकि ल्यूक उनसे वो चादर लेने के लिए आ गया था। वो उनसे उस चादर को मांगता है लेकिन पर्सी उसे चादर देने से इनकार कर देता है और इस बात पर वो अपनी गन से पर्सी पर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि उसका वेपन पर्सी को लग पाता, टाइसन जो कि पर्सी का भाई है वो उसके सामने आ जाता है अपने भाई को बचाने के लिए। और यहाँ उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और टाइसन उस चोट के लगने से वहाँ नीचे पानी में गिर गया था और सबको लगा था कि अब वो मर गया है। यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक उस चादर को लेकर क्रोनोस के कॉफिन तक पहुँच जाता है और उस चादर को क्रोनोस के कॉफिन पर रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ मैजिकल वेव्स क्रिएट होना शुरू हो गई थी, जैसे क्रोनोस अब जिंदा हो रहा हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूक ने सबको हॉस्टेज बनाया हुआ था और यहाँ पर पर्सी बहुत ही होशियारी का मुजाहिरा करते हुए अपने पेन को दबाता है और उसकी शॉर्ट खुलकर ग्रोवर का हाथ छुड़वा लेते हैं और फिर इस तरह वो सब लोग एक दूसरे को छुड़वा लेते हैं। जिसके बाद वो लोग ल्यूक और उसके साथी से लड़ने के लिए आगे बढ़े थे और अब जैसे ही ल्यूक पर्सी को मारने वाला था तो यहाँ पर एंट्री होती है टाइसन की, जिसे हमने पिछले सीन में देखा था कि वो तो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि तीर लगने के बाद वो पानी में गिर गया था और क्योंकि वो वाटर गॉड पोसाइडन का बेटा
था, इसीलिए पानी ने उसे हील करने के साथ साथ उसे बहुत सी पावर्स भी दे दी थी। और यहाँ पर अपने भाई को देखकर पर्सी भी बहुत ज्यादा खुश हुआ था। और यहाँ जब तक वो मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा सा गॉड क्रोनोस अब बनना शुरू हो गया था और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़कर एक साथ मिल रहे थे, जो कि कुछ ही सेकंड में पूरे के पूरे जुड़कर एक बहुत जायंट गॉड बन गया था। और उसके अब जिंदा होते ही ल्यूक उससे कहता है कि मैंने आपको जिंदा किया है। लेकिन यहाँ पर क्रोनोस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ल्यूक को ही खा जाता है, जो देखकर बाकी सब भी एकदम से डर गए थे। और यहाँ वो आगे बढ़कर सब पर अटैक करने लगा था। वो अपने बड़े से पाँव को सबको कुचलने वाला था, पर पर्सी बहुत ही होशियारी से उसके पाँव के नीचे से निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ क्रोनोस ने ग्रोवर को उठाकर खा लिया था। और यहाँ पर्सी अपनी स्वॉर्ड को ओपन करता है और उससे उसके पाँव पर अटैक करता है, जिससे उसका पाँव कट जाता है। और इस तरह उसके पाँव का हिस्सा लाइट में चेंज होता हुआ उसी कॉफिन में वापस जा रहा, जिस कॉफिन से वो निकला था। और यहाँ पर्सी को समझ आ गया था कि उसके पास जो स्वॉर्ड है वो कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि उसके फादर पोसाइडन ने भी पहले इसी स्वॉर्ड से क्रोनोस को मारा था। और यहाँ हम देखते हैं कि क्रोनोस भी उसके हाथ में ये स्वॉर्ड देखकर डर गया था और वो पर्सी पर जोर जोर से अटैक करने लगता है। लेकिन पर्सी भी हार नहीं मानता और वो इधर उधर से कभी उसका हाथ काटता है, कभी उसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर अटैक करता है और आखिर फिर वो हिम्मत दिखाते हुए एक जंप करता है और क्रोनोस की बॉडी को दरमियान से काटता हुआ उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे अब क्रोनोस पूरा का पूरा खत्म हो गया था और रोशनी में चेंज होते हुए वापस अपने कॉफिन में बंद हो गया था। और यहाँ उसके कैद होते ही हम देखते हैं कि ग्रोवर और ल्यूक, जिसे इस मॉन्स्टर ने खाया था, वो दोनों बाहर गिर गए थे। और यहीं दूसरी तरफ जिस साइक्लोप से उन्होंने वो चादर ली थी, वो साइक्लोप भी अपने आप को छुड़वा कर उस केव में से बाहर निकल आया था। और हम देखते हैं कि ल्यूक जहाँ पर गिरा था वो बिल्कुल साइक्लोप के सामने गिरा था। और अब ल्यूक को देखकर वो साइक्लोप खुश हो गया था, क्योंकि उसके खाने का इंतजाम तो हो गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक तो मर गया था, लेकिन उसकी क्रिएचर्स अभी भी जिंदा थी, जिन्होंने एनाबेथ पर अटैक कर दिया था। वो लोग अब जल्दी से उस चादर का यूज करते हुए पहले एनाबेथ को जिंदा करते हैं। और अब इसके बाद पर्सी अपनी वो चादर क्लैरा को दे देता है, क्योंकि उनके लीडर ने ये काम क्लैरा को ही दिया था। और अब वो लोग कैंप में पहुंचते हैं और क्लैरा वो चादर उस लड़की के ऊपर रख देती है, जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने मरते हुए देखा था, जिससे वो लड़की भी जिंदा हो गई थी। और जूस की भेजी हुई उस कैंप की सिक्योरिटी शील्ड भी वापस पावरफुल हो गई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि उस चादर में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो एक डेमीगॉड को वापस डेमीगॉड बना दे। उस चादर ने उस लड़की को जिंदा तो कर दिया था, लेकिन डेमीगॉड के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। और उस लड़की को देखकर अब पर्सी को ख्याल आता है कि उनकी प्रेडिक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उस औरत ने बताया था कि जूस और पोसाइडन के बच्चे आपस में लड़कर क्रोनोस को जिंदा करेंगे, जिसके बाद उन्हीं के हाथ में दुनिया और ओलंपस की किस्मत होगी। और पर्सी के इसी ख्याल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।